में शामिल होने के बाद तब से लेकर अब तक का कैसा अनुभव रहा और किस तरीके से स्वागत जो है वो आपका बीजेपी के अंदर? देखिए, सब लोग जानते हैं, लंबा समय इस देश की राजनीति में हमने बिताया है, राष्ट्रीय स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर। और यही सोच कर के राजनीति में हर व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि जो देश प्रेम करता है वो ये सोच कर के आता है कि हम देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। जो लोगों की दुख तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, उसका निदान कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, किसान मजदूर और कैसे मजबूत हो। लेकिन जब समय बीतता है तो बहुत सी चीज़ें जो राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी समझ में आती हैं, और साथ साथ जो और समस्याएं हैं राजनीति की, कि क्यों इतने बड़े देश को आगे बढ़ने में क्या क्या दिक्कतें हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक जो नीयत होती है पार्टियों की, पार्टी के नेतृत्व की, उसका एक बड़ा अहम रोल होता है। और इतने लंबे समय में देखा कि बहुत लोग बातें तो करते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की हम बात करें तो ज़मीन पर जिस तरीके का प्रभाव छोड़ना चाहिए वैसा नहीं होता, क्योंकि नीयत कुछ और ही होती है। तो ऐसे में आज देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, एक सही नीयत, सही सोच, सही संकल्प और एक बड़े विजन के साथ उन्होंने काम किया है। और इसीलिए मैं और हमारे साथी, हमने और पार्टियां भी सारी देख ली, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश को आज आगे ले जाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे साथियों ने, सबने मिलकर के फैसला किया कि वही साथी हमें दूसरी जगह भी लेकर के गए थे, चाहे वो बीच में आम आदमी पार्टी का मामला हो और दूसरे मामले हो। तो हम स्वाभिमानी साथी हैं, स्वाभिमान के साथ ये देश आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े, वो हमारी कोशिश है। और जन भावनाओं के अनुरूप काम हम लोग करते हैं। मोदी जी जिस बात को लेकर के काम कर रहे हैं, जो बातें उन्होंने करी, जो गारंटी उन्होंने दी, वो पूरी करके दिखाई है। तो ऐसे में हम सबका ये दायित्व है, देशवासियों का, कि इस भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए 2024 के अंदर हम एक बार फिर मोदी जी को पिछली बार से ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ मौका दें। इस हरियाणा के अंदर तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और मैं विशेष तौर पर पूरे नेतृत्व का, जो मनोहर लाल जी ने हमें स्नेह और मान सम्मान दिया, उसका भी, और नरेंद्र जी मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, और अमित शाह जी और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनकी जो संगठन की समझ है, उसके आधार पर आने वाले समय में एक बड़े जनादेश के साथ उधर इस देश और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। जो 550 साल में नहीं हुआ, आपने सबने देखा। 22 तारीख को वो देश के अंदर हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या जो नगरी है, किस तरीके से लगातार 2 दिन के अंदर लाखों लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए। और कुछ लोग तो आज भी केवल राजनीति करने का काम, केवल ना जनता को छोड़ते हैं, ना धर्म को छोड़ते हैं, ना आस्था और विश्वास को समझते हैं। तो ऐसे में जो
पूरे देश के राम हैं उसमें और जो आज विपक्ष का जो राम है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। उनके राम तो वोट राम है, नोट राम है और लूट खसोट राम है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं समझता हूँ कि पूरा देश जिस तरीके से आत्मविभोर हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि कोई मैदान में दूसरी पार्टी और कोई और नेतृत्व बचा है। इसलिए सभी साथियों से हम तो यही आह्वान करेंगे कि आज भारत की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ वो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और इस देश को हर क्षेत्र में गौरव दिलाने का समय आया है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका साथ दें और सब प्रभु का आशीर्वाद लेकर के जो है वो 2024 के अंदर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बने, उसके लिए काम करें। धन्यवाद। सर, जब आपकी ज्वाइनिंग करी गई थी उस टाइम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेसियों ने आप पर हमला करवाया था। उस वक्त भी हमने ये सोचा था कि क्यों ना तंवर साहब को बीजेपी में ज्वाइन करवाएं, लेकिन जब किसी का मन बदलता है उसके बाद ही वो पार्टी जो है वो ज्वाइन करते हैं। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस द्वारा इस तरीके के कृत्य को जो आपके साथ किए गए? देखिए, वो एक कहावत है, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि बीती ताई विसार दे और आगे की सुधी ले। यानी कि पुरानी बीते बातें जो हैं वो भूल जानी चाहिए और आगे किस तरीके से हो। अब हम उस दलदल, उस कीचड़ से, उस नेगेटिविटी से, उस माहौल से निकल कर के आए हैं। जो वहाँ पर रहना चाहते हैं उनको बधाई है। बहुत से लोग आज भी उसी अनुशासनहीनता में, गुटबाजी में, उसी में पड़े हुए हैं। और ये बात ठीक है कि कई ऐसे अवसर आए जब बहुत से साथियों ने अप्रोच भी किया, हमारे भी बहुत से साथी बोलते थे, लेकिन लंबी लड़ाई हमने तो छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी हो, एबीपी हो, वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर उनके सामने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब समय आता है तो मैं समझता हूँ कि रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हम तो बीजेपी को अवॉइड करते करते तो 5 साल का और हमने ये वनवास काटा, एक वो किया। तो लास्ट तक हमने कोशिश करी कि जो लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से उनके शोषण का शिकार होते हैं उन लोगों को एक मंच दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और जब अंदर जा कर के देखा जाता है तो सच्चाई कुछ और होती है। और इसलिए जब हमें और हमारे साथियों को सबको समझ में आया कि लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो लोगों को हक नहीं देना चाहते, वो कुछ और ही उसके पीछे एजेंडा चलाने का काम करते हैं, तो फिर हमने साथियों के साथ बात करी और मैं पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो प्रभारी जी हों, प्रदेश के अध्यक्ष हों, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों और शीर्ष नेतृत्व है कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि भाई जो लोग हैं दूसरे दलों के अंदर, लेकिन जिनकी सोच अच्छी है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, जिन्होंने इतने लंबे समय तक भी राजनीति में रहते हुए अपने ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश और देश की राजनीति में योगदान दिया है, उनके लिए अपने दरवाजे खोले, तो मैं उनका आभारी हूं। और हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और प्रदेश में एक जनहित में फिर दोबारा मजबूत सरकार वो 2024 में बने। सर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उन्होंने कहा कि अगर अशोक तंवर को कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी किसी बात से, तो वो मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे। क्या परेशानी है उनको? देखिए, परेशानी कोई एक हो तो उसकी चर्चा हो। परेशानी है तो सिस्टम ही बिल्कुल सड़ा पड़ा है, अंदर सिस्टम ही खराब है। और जब वेंटिलेटर पर कोई आ जाए तो उसको कितना भी अच्छा से अच्छा डॉक्टर हो वो उसको बचा नहीं सकता। 1.25 साल
करीबन 2 साल हमने समय बिताया उनके साथ। अब तीखा टिप्पणियों से कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होगा। उनको उनकी पार्टी मुबारक, लेकिन जिस तरीके से साठ गांठ करके लोगों का हक मारने का काम, वहाँ कोई भी मजबूत आदमी जो स्वाभिमानी है, जो काम करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पर टिकेगा और किसी को टिकना चाहिए। साहब, आपने जो रिजाइन किया था उसमें जिक्र किया कि कांग्रेस से नजदीकी बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की और ये आपको बर्दाश्त नहीं है। तो अब चर्चा चल रही है हरियाणा में गठबंधन की, इससे कितना मजबूती मिलेगी विपक्ष को और खासकर आम आदमी पार्टी का क्या जनाधार है हरियाणा में? देखिए, ये एक ही बात पे ये गठबंधन नज़दीक आ रहे हैं। ये मोदी विरोध जो है, एक ही सिंगल एजेंडा है कि भाई मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए हमें इकट्ठे आना है। ना विचारधारा, ना सोच, ना कोई उनकी नीतियाँ, ना कोई उनके कार्यक्रम, कोई मैच नहीं है दूर दूर तक। और सब लोग एक ही उनका वो है कि भाई अब हम साथ आकर के और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। पंजाब में उनके अलग स्वर हैं दोनों पार्टियों के, दिल्ली के अंदर हैं, अंदर वहाँ अलग बात करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जा कर के बात करते हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी का तो वैसे भी आप सब जानते हैं कि जैसे भस्मासुर है, अपने ऊपर हाथ रख करके उसने अपने आप को भस्म किया, वैसे ही ये भी है। ये झाड़ू चलाने तो कहीं और से जाते हैं, कहते हैं हम झाड़ू चलाएंगे, फिर अपने ऊपर ही झाड़ू फेर लेते हैं। तो पूरी अपने खुद की सफाई कर ली। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे में जब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर लोग नया संकल्प देखते हैं और नए रास्ते चुनते हैं। हम तो ये सोच करके आए थे कि भाई ये तो बहुत वो करने, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सेपरेट ही कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो सांठगांठ जो कर रहे हैं, आप देखते ही हो, कुछ लोग कह रहे हैं हम रातों को मिलते हैं, कोई कहता है मैं दिन में मिलता हूँ, तो पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। तो जो लोग हरियाणा के बारे में नहीं सोच रहे, हमें तो हरियाणा के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वो तो अपनी दुकान कहीं से भी बंद करके चल सकते हैं। अभी पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बंद करी और चल दिए। कुछ सीटें तो हमने तो जीवन सारा इस हरियाणा और देश की राजनीति के लिए लगाया। हमारे साथियों ने कुर्बानियाँ दी हैं हर तरीके की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वो व्यर्थ तो नहीं जानी चाहिए। कुछ लोकसभा या विधानसभा सीटें जीतने की स्थिति में है आम आदमी पार्टी आज? मजबूत हुआ है संगठन उनका जो है? अभी नोटा से कम वोट आए हैं दूसरे प्रदेशों में, और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके के हालात आने वाले समय में यहाँ पर रहेंगे। वहाँ जो बैठे हैं वो चुनाव तक डटे रहें, ये बहुत बड़ी बात होगी। वो डटे रहें, डटना में मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर वो डटे रहेंगे। कुछ ना कुछ उनका जो एजेंडा था कि अशोक तंवर और अशोक तंवर के जो साथी आए हैं उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, वहाँ उस पार्टी के अंदर उनको कुछ हद तक उसमें सफलता मिली। उनका एजेंडा पूरा हो गया, पार्टी बंद हो जाएगी। वो तो हम उनके पास विश्वास लेकर के गए थे कि भाई ये लोग कुछ करके दिखाएंगे हरियाणा में, और स्वाभाविक है कि अगर तरीके से काम किया जाता तो आज परिणाम दूसरे होते। एसवाईएल को लेकर सर किस तरीके से देखते हैं? एसवाईएल पे ये बहुत लंबा मामला, इसके ऊपर ये इतना नहीं मैं कह रहा हूँ, इसमें आज वो ना करें, क्योंकि वो उसके बारे में उनकी सोच क्या है वो पूरा एक अलग विषय रहेगा पूरे दिन में। आपने भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, आपने क्या रहेगा 2024 के अंदर, किस तरह से तैयारी रहेगी? 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा हरियाणा से बीजेपी जीतेगी, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पिछली बार का टारगेट था 75 पार का, वो पिछली बार तो नहीं हो पाया। वो समीकरण कुछ अलग तरीके के रहे, कुछ और होगा। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा टारगेट वो हम सब लोग मिल करके पूरा करेंगे, और उसी के ऊपर आने वाले दिनों में जो चर्चाएं हमारी हुई नेतृत्व के साथ और विस्तृत चर्चाएं होंगी, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि हम भविष्य के अंदर अभूतपूर्व जनादेश के साथ इस हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना। कुछ और चेहरों को भी आप ला सकते हैं? नहीं, चेहरे तो तैयार बैठे हैं, चेहरे तैयार बैठे हैं। वहाँ जिस तरीके का माहौल है, अब दूसरी पार्टियों में किसी का नाम फिर मैं लेना नहीं चाहूँगा, तो लोगों को ये हो गया, लोग मेरे को इक्का दुक्का छोड़ दो, 99% लोगों ने कहा कि आपका फैसला बहुत बढ़िया है,
ये हरियाणा के हित में है, ये हरियाणा की 36 बिरादरी के हित में है और ये देश हित में फैसला है। तो मैं उसी से ही ये जज करता हूँ कि लोगों का रुझान क्या है। तो रुझान बहुत पॉजिटिव जो है। 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आए थे, क्या उसके बाद आपका मन बदला उन परिणामों को देखने के बाद? नहीं, 3 चुनाव से इसका कोई वो नहीं होता। हम अपनी क्षमता के, ये तो परिणाम तो बीच बीच में वो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, उसका कोई विषय नहीं है। हम तो अगर ये करना होता तो हम 2019 में भी कर सकते थे, लेकिन जब हमने देखा कि भाई कोई देश के बारे में सोच ही नहीं रहा है और किस तरीके से हर जगह शोषण की व्यवस्था मजबूत हो रही है, तो ऐसे में उस व्यवस्था से लड़ने के लिए जो एक देश के बारे में सोचने वाली पार्टी है, जिसने 10 साल के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई काम करके दिखाया, हरियाणा में 10 साल में मनोहर जी ने जिस तरीके से काम करके दिखाया, जब एक प्रूवन मॉडल है तो फिर क्यों ना अपनी शक्ति को एक सही दिशा दी जाए, उसका उपयोग सही तरीके से करके हम देश हित में काम करें, बजाय ये कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट तो करें। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा के लिए आप तैयारी कर रहे नहीं, हैं? व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं। मैंने तो लीडरशिप को ये कहा है कि जो भी फैसला पार्टी का होगा, मैं संगठन का आदमी हूँ। मैं पिछली 2 चुनाव में तो मैं खुद पार्टी का अध्यक्ष था, तो इसलिए मेरा लड़ना खुद वो था। अगर मेरी पहले भी चॉइस होती तो मैं क्योंकि मैं जब पूरे हरियाणा और पूरे देश में काम कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं उसको करता, लेकिन लोग मैदान छोड़ करके भाग गए थे। जिनको लोग बाराती घोड़े बोलते थे, खुद ही अपने ही बच्चों को बारात में घोड़ी बना करके चढ़ा दिया। तो ऐसे में आने वाला जो समय है वो मुझे लगता है कि जो साथी उपेक्षित हैं कहीं भी, उनको मुख्य धारा में शामिल करके और उनकी शक्ति का सदुपयोग करना, वो हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तो विपक्ष जो है वो सर लगातार ये कह रहा है कि भाजपा कांग्रेस मुक्त देश ज्योति को करना चाहती थी, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस युक्त भाजपा जो है वो हो चुकी है। देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो तो कहीं भी आवश्यकता होगी, अर्जी और दरखास्त तो बहुत लोगों ने लगा रखी होती है, लेकिन पार्टी को किसकी आवश्यकता है, पार्टी किसको ये महसूस करती है कि भाई इनके आने से पार्टी को भी फायदा होगा और एक अच्छा नेतृत्व नहीं मरेगा। अब हम लोगों को जब भी ये मामले आए तो ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में किसी बात का फैसला हो। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि छात्र जीवन से लेकर के ये ऑफर तो हमारे पास थी। मैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ 25 वोट NSUI को मिलते थे। हमने वहाँ कांग्रेस को चुना था जहाँ 25 वोट आते थे, और वहाँ से लेकर के हमने वहाँ स्थापित करी पूरी यूनिट और पूरा सिस्टम, लोग जीत करके भी आए। तो ऐसे में कोई सत्ता या उसका लालच होता तो फिर मुझे लगता है कि बहुत पहले हमें ये चूज़ कर लेना चाहिए था। तो वो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि हम आने वाले समय में देश को कैसे मजबूत करें, और उसके लिए अगर समय के साथ ज्ञान में हमारी भी वृद्धि होती है, तो ज्ञान वृद्धि हमारी भी हुई है, तो हमें लगा कि नहीं, आज देश में सबसे बेहतर अगर कोई विकल्प है तो भारतीय जनता पार्टी, और उसके साथ मिलकर के चलना चाहिए। उसी से देश की मजबूती होगी। हरियाणा कांग्रेस को क्या नसीहत देंगे सर? एक तरफ SR के गुट है, एक तरफ गुट्टा गुट है, क्या कहेंगे उन्हें? किस तरीके से जो गुटों के अंदर कांग्रेस जो है वो हरियाणा के अंदर बटी हुई दिखाई देती है? अक्सर घर घर कांग्रेस, साथ ही साथ जन संदेश यात्रा, बहुत सारे अन्य प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, अलग अलग धड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के। देखिए, जहाँ अनुशासन नहीं होता, मैं इंदिरा जी की एक कोट बता देता हूँ, और यही कांग्रेसियों के लिए है। ये जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना उनका भला हो जाएगा। और छोटा मोटा विपक्ष तो वैसे भी रहना चाहिए। हालांकि 2 बार में मामला बन नहीं रहा है उनका। वो विपक्ष भी लोकसभा के अंदर विपक्ष का जो नंबर चाहिए वो भी पूरा नहीं है। इंदिरा जी कहती थी कि देश को महान बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन अब ये पार्टी को लगता है कि अनुशासन के अलावा यहाँ और सब कुछ है, अनुशासन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वैसे तो मैं नसीहत देने वाला कोई हो नहीं, और नसीहत वो किसी की मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो एक काम ठीक से करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो उनके ऊपर विश्वास कर रही हैं, जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, जो अपने घर परिवार लुटवा करके उस पार्टी को फिर भी ये समझते हैं कि ये कुछ करेगी, तो कम से कम उनके लिए जरूर
एक किरण दिखाई देगी कि उम्मीद की किरण है। बहुत सारी किरणें हैं सर वहाँ पे जो सीएम पद को लेकर जो है वो लगातार दावेदारी पेश कर रही है। मेरे ख्याल से ये मोटा मोटा सारी बातें आज की आ गई। मैं सभी एक सवाल है, पंजाब के सीएम अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपको लगता है आप आम आदमी पार्टी में हरियाणा में ये गठबंधन होगा आप और कांग्रेस का हो पाएगा? आम आदमी पार्टी ने तो मैंने पहले ही कहा कि वो सरेंडर कर चुकी है। होगा या नहीं होगा, पहली बात तो उम्मीदवारी कहाँ है, उम्मीदवारी नहीं है। तो ऐसे में सरेंडर वहाँ भी वो पंजाब में जिस तरीके से चल रहा है वैसा ही दिल्ली में भी चल रहा है, वैसा ही दूसरे और प्रदेशों में है। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर में है, चाहे वो गठबंधन में मिल के ले, 2 दल मिल जाए, 3 दल मिल जाए। आम आदमी पार्टी पहले से बड़े मार्जिन के साथ जो है वो हारेगी हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 बड़े बहुमत के साथ सर सीटें जीतने का आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, सुशील गुप्ता हो। वो लगातार कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि हरियाणा में नशा इस वजह से बढ़ रहा है और अपराध इस वजह से बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी को लेकर जो है वो युवाओं में जो है नशे की उसमें धकेल दिया है। नहीं तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। नशे के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने पीछे रैलियां भी निकाली, डबवाली अलग एक पुलिस जिला बनाने की घोषणा करी, और भी है ये समस्याएं तो लेकिन जो बेरोजगारी को पूरे लेकर पूरे देश और दुनिया में है, कोई अकेले हरियाणा में नहीं है। उनके जहाँ पर प्रदेश है वहाँ उन्होंने क्या नशा और बेरोजगारी खत्म कर दी क्या? तो इसलिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति करनी चाहिए। उसके लिए एक ठोस रोड मैप बनाना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, और किस तरीके से हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक दूसरे से सीख करके इन समस्याओं का देश हित में समाधान निकालें, अंत करें, ये हमारी कोशिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद।